चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले इसमें बात करेंगे अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने डिफरेंस करके भी लिखा है, दोनों में अंतर क्या है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि अम्ल की परिभाषा बताइए एवं उदाहरण बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है क्षारक के बारे में बताइए एवं उदाहरण बताइए, या फिर तीसरा क्वेश्चन बन सकता है अम्ल एवं क्षारक के बीच में अंतर बताइए। तो इस पूरे नोट्स को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर अम्ल के बारे में पूछा जाए तो आप केवल इतना लिखिए, और क्षारक के बारे में पूछा जाए तो आप केवल इसको लिखिएगा। अब देख लेते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसा कि आपने नींबू खाया होगा, टमाटर खाया है, यह स्वाद में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। और इनका खट्टापन किस वजह से होता है? इनमें कोई ना कोई प्रकार का अम्ल, एसिड उपस्थित होता है, इसलिए ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल की पहली विशेषता क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक के बारे में बात की जाए तो क्षारक स्वाद में कड़वा होता है ना। और दूसरी अगर इसके बारे में बात की जाए तो यह नीले लिटमस पत्रक को लाल कर देता है। अब देखिए एक लिटमस पेपर होता है, यदि आप उस लिटमस पेपर को, ये वह नीले कलर का है, और आप इस नीले कलर के लिटमस को यदि एक एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एसिड है, और अगर आप इसे इसके अंदर डालेंगे तो यह लिटमस लाल कलर का बदल जाएगा। ये यहाँ पे किस कलर का हो जाएगा? लाल कलर का। तो वही बात बताई गई है इस पॉइंट में। इसे आज याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला, और लाल, मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। और वहीं दूसरा देखें तो क्षारक के बारे में, यह लाल लिटमस पत्रक को नीला करता है। सेम इसका उल्टा है कि यदि आपने एक लाल लिटमस पेपर लिया है और उसे आपने किसी क्षारक में डुबाया तो वह क्या हो जाएगा? लाल से नीले कलर का हो जाएगा। और इसे याद करने की ट्रिक है सौलानी। श से क्षारक, ल से लाल और नी से नीला। इस चीज से आप दोनों को याद रख सकते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात की जाए तो अम्ल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और क्षारक की बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह कुछ क्षारक के उदाहरण हैं। क्षारक जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो होते हैं डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने वाली साबुन, ये सभी क्षारक होते हैं। अब देखिए आप हर क्षारक को और हर अम्ल को खाकर नहीं पता कर सकते, है ना। कोई भी अगर आपके पास सॉल्यूशन दिया गया है, कोई भी विलयन है, और उसको आप खा के नहीं पता करेंगे कि वह खट्टा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो हम बताएं अम्ल है या क्षारक है। इसी को पता करने के लिए यहाँ पे कुछ सूचक होते हैं, उन सूचक के बारे में देखते हैं। देखिए यदि सूचक के बारे में बात करें तो सूचक के प्रकार 3 तरह से बांटे गए हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। दूसरे होते हैं संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रसायनों द्वारा निर्मित होते हैं। और तीसरे होते हैं गंधीय सूचक। जो सूचक अपनी गंध बदल लेते हैं अम्ल एवं क्षारक में, वह क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक। अब इन तीनों सूचक का इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं कि दिया गया आपको विलयन अम्ल है या फिर क्षारक है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखिए प्राकृतिक सूचक की बात करें तो लिटमस अम्ल में कैसा रंग देता है? लाल। और क्षारक में कैसा रंग देता है? नीला। ऊपर हमने चीज पढ़ी भी थी। वैसे एक और प्राकृतिक सूचक यदि हम बात करें हल्दी की, कभी आप एक कपड़े में अगर हल्दी लग जाए, ये आपका कपड़ा है और इस कपड़े में कभी हल्दी का दाग लग जाए तो इसे कभी भी आप निरमे से नहीं धोइएगा, या फिर आप कभी इसे कपड़े की साबुन से नहीं धोएंगे। क्यों? क्योंकि कपड़े की साबुन क्षारक होती है और वह इस कलर को, पीले कलर को लाल बदल देगी। इसलिए हल्दी एक सूचक भी है जो अम्ल में पीला कलर देता है और क्षारक में लाल कलर देता है। उसी प्रकार से यदि संश्लेषित सूचक की बात की जाए तो पहला होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में क्या कलर देता है? लाल कलर देता है, और क्षारक में पीला कलर देता है। फिनोप्थलीन की बात करें तो फिनोप्थलीन में यदि आप अम्ल ऐड भी कर दें, अम्ल मिला दें,
तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वह कलरलेस ही रहेगा। पर यदि आप फिनोप्थलीन में क्षारक मिला देंगे तो वह विलयन गुलाबी कलर में बदल जाएगा। यह कुछ प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक हैं अम्ल एवं क्षारक का पता लगाने के। अब यदि आप गंध की बात करें तो सूचक में पहला है प्याज का रस, दूसरा है वेनिला और तीसरा है लौंग का रस। अब देखते हैं अम्ल और क्षारक में किस प्रकार की गंध देते हैं। तो प्याज का रस जो है वह अम्ल में तीक्ष्ण गंध देता है, परंतु क्षारक में कोई गंध नहीं रह जाती। वैसे ही वेनिला में यह सामान्य रहता है, जैसा है वैसे रहेगा, परंतु क्षारक में यह भी कोई गंध नहीं देता। और लौंग के तेल की बात भी करें तो यह अम्ल में सामान्य रहता है एवं क्षारक में कोई गंध नहीं देता है। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अब इसके पहले रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करें कि अम्ल और क्षार रसायनों में किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। तो अम्ल की बात करें, अम्ल में यदि धातु मिलाएं तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और वैसे ही क्षारक में यदि आप धातु मिलाएंगे तो वहां भी लवण एवं हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यदि आप जिंक मिलाते हैं तो कौन सा लवण बनता है, जिंक क्लोराइड, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। वैसे ही यदि आप क्षारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसमें धातु के रूप में जिंक मिलाते हैं तो आपको मिलेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यह अभिक्रिया है अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ। तो यदि आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछता है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं तो आपको बताना है हाइड्रोजन गैस। अब जो ये हाइड्रोजन गैस निकली है इसका यदि परीक्षण करना है तो किस प्रकार से करेंगे। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास लाया जाए तो वह पॉप ध्वनि के साथ ज्वलित होगी। ऐसे आप किस प्रकार समझ सकते हैं कि आपने एक परख नली, एक टेस्ट ट्यूब लिया है और यहाँ पे आपने लिया है एसिड और प्लस आपने यहाँ पे कोई लिया है धातु, और जब यहाँ पे अभिक्रिया होगी तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यदि आप इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो यह मोमबत्ती में एक पॉप साउंड आएगा, एक फट का साउंड आएगा और उसके साथ ही ज्वलित होगी। तो आपको समझ में आएगा कि इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद दूसरा हम रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो वह है अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो इसकी जनरल अगर अभिक्रिया की बात करें तो वह क्या होती है, अम्ल प्लस यदि उसमें धातु कार्बोनेट मिलाएं या फिर आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाएं तो इसमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस जल H2O बनेगा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। यदि आपने सोडियम कार्बोनेट लिया है और इसमें अम्ल मिलाया है, अम्ल के साथ यदि आपने धातु कार्बोनेट, धातु क्या है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट लिया है तो लवण के रूप में NaCl बनेगा प्लस जल निकलेगा और इसमें कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही यदि आप इसका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो इसमें भी लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड प्लस जल और प्लस यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे याद रखिएगा कि अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करने में हाइड्रोजन गैस निकली थी और अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पता करनी है, अब देखिए आपने पढ़ लिया कि एक निकलती है हाइड्रोजन गैस और एक निकलती है CO2 गैस। अब इन दोनों अलग अलग गैसों का परीक्षण करना इसलिए जरूरी है ना, पता होना चाहिए कौन सी गैस निकल रही है। पहला तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन गैस के बारे में, आप पॉप ध्वनि से पता करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यदि आप प्रवाहित करवाएंगे तो श्वेत अवक्षेपण बनता है एवं पानी दुधिया हो जाता है। क्या बताया मैंने, जैसे कि आपने एक अभिक्रिया है उसमें से CO2 गैस निकल रही है। अब आपने इस CO2 गैस को पाइप के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट कर लिया
और इसमें पहले से क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सफेद कलर का पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी क्या होती है ये हमने हमारे पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, जो कि एक अघुलनशील पदार्थ होता है। वो यहाँ पे नीचे पूरा जम जाएगा श्वेत कलर का, और पूरा जो पानी है वो दुधिया हो जाएगा। इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगा सकते हैं। इसकी यदि अभिक्रिया के बारे में बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 गैस मिलती है, तो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और यही होता है अवक्षेपण, जो कि एक अघुलनशील पदार्थ बनता है और प्लस इसमें जल बनता है। यदि आप इसमें और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएं तो क्या होगा, यदि आप इसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो यह अवक्षेप जो बना है यह घुल जाएगा पानी में। फिर नेक्स्ट है इसमें अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षार तब एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, वह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है आपसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है एवं इसका उदाहरण दीजिए। तो उदासीनी अभिकरण क्या होती है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अम्ल रह जाता है उस विलयन में और ना ही क्षारक रह जाता है, वह दोनों मिलके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और लवण एवं जल बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक लिया है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक आप अम्ल लेंगे और क्षारक के रूप में क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड और प्लस यहाँ पे जल बन रहा है। यह अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया करने पर भी क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। अब हमने स्टार्टिंग में रासायनिक गुणधर्म में पढ़ा था कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करने में हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। उसी से संबंधित एक प्रश्न है यहाँ पे, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। अब आपको पता है खट्टा पदार्थ मतलब क्या, अम्ल, और तांबे एवं पीतल ये दोनों क्या है, धातु हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पीतल एवं तांबे धातु होते हैं, ठीक है, और दही एक क्या होता है, खट्टा पदार्थ जो कि अम्लीय होता है। यदि अम्लीय पदार्थ को धातु के बर्तन में रखा जाए तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा और यह लवण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, एवं यह स्वास्थ्य को हानिकारक होगा, ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो यही इसका उत्तर है कि यदि आप किसी खट्टे पदार्थ को धातु के साथ रख देंगे तो वहां पे लवण बन जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए नहीं रखा जाता। और क्षारक के साथ यदि अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो वहां पे भी लवण एवं जल बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल बेटा क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पीएच स्केल एक संज्ञानात्मक स्केल है एवं यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती है। यह स्केल विलयन की अम्लता या क्षारिकता को दर्शाती है। मतलब पीएच स्केल एक इस प्रकार की संज्ञानात्मक स्केल होती है जो कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताती है, और क्या बताती है कि जो विलयन आपने लिया है वह कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है। और कहने का मतलब है कि अम्ल दुर्बल है या फिर जो अम्ल है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना। ठीक है, और पीएच स्केल के बारे में अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है 0 से लेके 14 तक। और पीएच का पूरा नाम अगर पता देखें तो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है उस विलयन में। ठीक है, ये यहाँ पीएच स्केल बनी हुई है जिसका रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक। यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिए। कई बार बच्चे इसमें गलती करके 1 से 14 को टिक लगा देते हैं और वह गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, इस स्केल को थोड़ा समझते हैं। यदि 7 पीएच आ रहा है किसी विलयन का, इसका मतलब क्या है, ना वह अम्लीय है और ना वह क्षारीय है। वह अम्ल किस प्रकार का है, उदासीन।
पर यदि 7 से कम कोई भी पीएच की वैल्यू आती है, पीएच मान 7 से कम यदि आता है तो आप क्या बोलेंगे, वह विलयन अम्लीय है। और यदि 7 से अधिक आता है 14 तक कहीं भी, तो वह विलयन कैसा है, क्षारक प्रवृत्ति का है। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे यहाँ संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आप क्या बोलेंगे कि क्षारक की प्रकृति बढ़ती जा रही है। पर यहाँ उल्टा है, जैसे जैसे संख्या घटेगी वैसे वैसे आप बोलेंगे कि यह ज्यादा अम्लीय है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अभी तक हमने देख लिया कि हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं जो अम्ल होती हैं, ऐसे बहुत से पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं जो क्षारक माध्यम के हैं, एवं कौन सा अम्ल कितना ज़्यादा प्रबल है और कौन सा क्षार कितना प्रबल है, इसे पता करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया था। अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। आप अम्ल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्षारक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और इन सब के पीएच के बारे में आपने क्यों पढ़ा। सबसे पहला बिंदु है, हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 के बीच ही कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर में कितना पीएच होना चाहिए, 7 से लेकर 7.8 तक। जैसा अभी आपने देखा भी था कि रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 है। इसका मतलब हमारा रक्त कैसा होता है, हल्का सा क्षारक होता है ना। उसी प्रकार से यदि दूसरा बिंदु देखें, अम्लीय वर्षा, जब वर्षा आती है तो उस वर्षा को अम्लीय कब कहा जाता है, अगर उसका पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए तब वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और यही अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में मिलता है तो वह नदी के पीएच को भी कम कर देता है। और इसी प्रकार जो जलीय जीव होते हैं वह बहुत प्रभावित होते हैं इससे। तीसरा बिंदु है, पौधों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी की एक विशिष्ट पीएच मात्रा होनी चाहिए, है ना। अगर जो अम्लीय वर्षा हो रही है और वह मृदा में मिलके मृदा के पीएच को भी कम कर देगी तो वहाँ भी पेड़ पौधों की अच्छी उपज नहीं हो पाएगी। पेड़ पौधों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का जो एक पीएच मान है वह संतुलित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से आप लोगों ने कई बार सुना होगा पेट में एसिडिटी हो गई। एसिडिटी क्या होती है, एसिड मतलब अम्ल, इसका मतलब पेट में एसिड की मात्रा बढ़ गई है। हमारे पेट में पहले से ही अम्ल उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि खाने के पाचन में सहायता करता है। पर कई दफ़ा क्या होता है, अपच की स्थिति में, है ना, अपच की स्थिति में हमारे पेट में, उदर मतलब पेट, उदर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, पेट में दर्द एवं जलन होती है। और इसी को ठीक करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, जिसे एक एंटासिड के नाम से भी जाना जाता है, यह एक दुर्बल क्षार होता है, इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह अम्ल की जो अधिक मात्रा है उसे उदासीन कर देगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हमने पढ़ी थी, सेम वही बात यहाँ पे हो रही है कि पेट में अम्ल बढ़ गया, इसकी वजह से पेट में दर्द और जलन हो रही है। तो उस अम्ल के प्रभाव को काटने के लिए एक क्षार चाहिए और उस क्षारक के रूप में हम उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक एंटासिड के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार से बेटा एक और बिंदु है कि मुंह के पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा, हमारे जो दांत होते हैं उसमें क्षय प्रारंभ हो जाएगा, दांत खराब होने लग जाते हैं। अब बात ये आती है कि मुंह का पीएच 5.5 से कम कैसे हो गया। तो यह ऐसे होता है कि आपने जो भी खाना खा रखा है और यदि वह खाद्य पदार्थ आपके मुंह में ही रह जाए तो वह सड़ेगा मुंह के अंदर, और जो बैक्टीरिया हैं वह आपके मुंह के पीएच को भी कम कर देंगे, और पीएच जैसे ही कम होगा वैसे ही दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का कितना महत्व होता है। अब यहाँ पे हमने कुछ प्राकृतिक अम्ल जो मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। ये कई बार पेपर में 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है। जैसे सिरका जो चाउमीन मंचूरियन में खटास लाने के लिए उपयोग करते हैं वह होता है सिरका। इसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी, यदि चींटी काट दे तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, मिथनोइक अम्ल, और नेडल के डंक में भी मिथनोइक अम्ल होता है।
कुछ लवण के बारे में पढ़ते हैं। पहला लवण जो है साधारण नमक, जो कि हम यूज करते हैं हमारे खाने में, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCl और रासायनिक नाम उसका होता है सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है? यह एक प्रकार की हम बोल सकते हैं वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यदि आप क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा और यही होता है साधारण नमक। दूसरे लवण की बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है NaOH। इसे एक और नाम से जाना जाता है कास्टिक सोडा। अब ये बनता कैसे है? यह बनता है बेटा सोडियम क्लोराइड, जो अभी ऊपर बनाया था हमने, वही सोडियम क्लोराइड में जब आप क्या करेंगे, इस सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाएंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकलेगी और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दो प्रकार की गैस निकलती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इसमें क्या निकल रहा है? क्लोरीन, क्लोरीन से क्लोरो और क्षार, एक क्षार बन रहा है उससे क्षार, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार भी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछता है क्लोरो क्षार प्रक्रिया बताइए तो आप उसमें ही बताएंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और यही प्रक्रिया क्लोरो क्षार कहलाती है या इसकी अभिक्रिया है। यदि इसके उपयोग की बात करें, जो हमें उत्पाद मिले हैं 3 प्रकार के, अगर इनके उपयोग की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग होता है धातुओं में ग्रीस हटाने के लिए, साबुन, कागज आदि बनाने में। क्लोरीन गैस का उपयोग होता है जल को स्वच्छ बनाने में, रोगाणुओं को नाश करने में, कीटनाशक के रूप में और PVC के रूप में। और यदि हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो उसे इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। तीसरा लवण है विरंचक चूर्ण, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। Ca है कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इसका यदि नाम की बात की जाए रासायनिक तो यह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका निर्माण किस प्रकार होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस से विरंचक चूर्ण का निर्माण होता है और गैस इसमें निकलती है हाइड्रोजन गैस। यदि इसके उपयोग की बात करें, विरंचक चूर्ण को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसीलिए सूती के कपड़ों में, लिनन के वस्त्रों में, कागज फैक्ट्री में एवं साफ कपड़ों में इसको ब्लीच के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग देखें तो रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और जो पीने का जल होता है उसमें जीवाणुओं से भी मुक्ति के लिए विरंचक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यदि हम चौथे लवण की बात करें तो वह है बेकिंग सोडा। यह वही बेकिंग सोडा है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, खस्ता कचौरी बनाने में, समोसा बनाने में। ये वही बेकिंग सोडा है और इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम इसका यही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका निर्माण किस प्रकार होता है? जब सोडियम क्लोराइड को पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तब अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। यदि इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग स्वादिष्ट खस्ता बनाने में, केक बनाने में किया जाता है और यह लवण क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसका उपयोग पेट को भी ठीक करने में किया जाता है। क्षारीय होने के कारण पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह इसके उपयोग है। और यदि आप इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और गर्म करते हैं, खाना बनाएंगे तो गर्म करेंगे, वहां कौन सी अभिक्रिया होती है? वहां बनता है सोडियम कार्बोनेट और जल और गैस कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा लवण जो हम पढ़ेंगे वह है धोने का सोडा। यह होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है। इसके निर्माण की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का यदि पुनः क्रिस्टलीकरण कर दिया जाए
तो वहां पे बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि धोने का सोडा होता है। अब देखिए धोने का सोडा, इसका उपयोग धोने में के नाम से समझ में आ रहा है, धोने का सोडा। इसका उपयोग कहाँ होता है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, घर की साफ सफाई में भी किया जाता है। और जल की जो स्थायी कठोरता होती है, जिसको हम कहते हैं हार्ड वाटर, उस हार्ड वाटर को भी सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। फिर लास्ट जो है लवण, वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट हाफ, कितना है? हाफ H2O, ठीक है। और इसके अगर आप रासायनिक नाम की बात करें तो यह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि आधा है ना हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे? आधा है, इसलिए इसको हेमीहाइड्रेट कहा गया है। इसका निर्माण किस प्रकार होता है बेटा? जिप्सम को यदि 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ सेल्सियस रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर आप 373 केल्विन भी कह सकते हैं, यदि इस तापमान में आप जिप्सम को गर्म करेंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम POP कह सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? जब हड्डी टूट जाती है हाथ पैर की, तो वहां पे जो प्लास्टर लगाया जाता है, वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने मूर्ति बनाने में, इन सब का उपयोग एवं कांच उद्योग में उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब यहाँ पे बेटा कुछ एक एक नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र से, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके उपयोग के बारे में भी प्रश्न आते हैं, तो वह आप सब नोट्स याद कर सकते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में हर चीज कवर की गई है, 1 नंबर से लेकर 2 नंबर से लेकर हर प्रकार के प्रश्न, तो आप नोट्स लिखते चलिए बेटा, सिर्फ वीडियो देखने से आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। चलिए, ये एक छोटा सा शॉर्ट बनाया है मैंने टेबल, इसको आप बिल्कुल लर्न करिएगा 1 नंबर के लिए। सबसे पहला है साधारण नमक, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। दूसरा है कॉस्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र है NaOH। तीसरा है विरंचक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र है इसका CaOCl2। वैसे ही बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र है इसका NaHCO3। वैसे ही धोने का सोडा, तो धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सूत्र Na2CO3। और लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये था पूरा अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।